जिज्ञासु विद्यार्थियों, आज आप तलाश का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत की वो विशेषताएं जो हम सब के अंदर समाई हुई है। तो ये भाग पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे? भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया, यह जान पाएंगे। संपूर्ण भारत की एकता के विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद इत्यादि की जीवन में क्या उपयोगिता है, यह लिख सकेंगे। भारत माता का अभिप्राय स्पष्ट कर पाएंगे। भारत माता की जय, यह कहने से किसकी जय होती है, यह बता पाएंगे। चारों दिशाओं में दूर दूर तक रहने वाली सभी लोगों पर एक समान दिखने वाली भारतीयता की छाप के विषय में आप बयान कर पाएंगे। भारतीय सौंदर्य और सुषमा के जादुई प्रभाव का उल्लेख कर सकेंगे। अनपढ़ एवं ग्रामीण वर्ग में बसी भारतीय संस्कृति की झलक देखकर आप उसका वर्णन कर पाएंगे और भारतीय सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। पिछले भाग में आपने क्या पढ़ा था, आइए देखते हैं। तलाश भाग 1 को देखते हैं। आपने इसमें देखा था आखिर भारत क्या है, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया था। 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो में विकसित सभ्यता वाला भारत देश है ये हमारा देश। विदेशी लोगों से इस सभ्यता का खूब संपर्क हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने उन्हीं को ज्यादा प्रभावित किया, जबकि उनसे प्रभावित होकर भी अपने सांस्कृतिक आधार को हमेशा भारत ने मजबूत और दृढ़ बनाए रखा। भारत का स्वर्णिम इतिहास और भारत का विशाल प्राचीन साहित्य आज भी गर्व करने योग्य है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं आदि भारत के अतुलनीय इतिहास की कहानी कहते हैं। गुणों की खान भारत मानसिक कुशलता और तकनीकी कौशल की दौड़ में धीरे धीरे पिछड़ता चला गया, यह आपने पढ़ा था भाग 1 में। और संकीर्णता, आडंबर और विद्वत्ता के अभिमान में भारत की चेतना धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, खोती चली गई। भारत भयंकर गरीबी और दुर्दशा के साथ साथ मध्य वर्ग के दिल में बसी आधुनिकता का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें मध्य वर्ग अपने आप को अंग्रेजों द्वारा स्थापित बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करता था। ग्रामीण लोगों ने आज भी भारत की सभ्यता और प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को 200 वर्ष बीत जाने पर भी अपने यहाँ बचाया हुआ है, संभाला हुआ है। ये भी आपने देखा था पिछले भाग में। तलाश के बारे में आपने पढ़ा था, तलाश शीर्षक में आपने पढ़ा था 5000 वर्ष प्राचीन विकसित सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। आज भी भारतीय संस्कृति की छाप हम सब पर है। संस्कृति की दृढ़ता समाई हुई है। इंडस या सिंधु के कारण इंडिया और हिंदुस्तान नाम पड़ा और भारतीय दर्शनीय स्थल भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बयान करते हैं। इस शीर्षक में आपने पढ़ा था भारत की शक्ति और सीमा में मानसिक कुशलता और तकनीकी कौशल में भारत का पिछड़ना, लालसा, प्रमाद और आलस्य के कारण भारत का पिछड़ना, लोगों में संकीर्णता, आडंबर और विद्वत्ता के अभिमान के कारण भारत की शक्ति और सीमा का कम हो जाना, और भक्ति और मूर्ति पूजा, अंधाधुंध भक्ति कर रहे हैं बिना सोचे समझे और मूर्ति पूजा पर ही टिक गए हैं, ये भारत की शक्ति और सीमा को और पीछे धकेलने के कारण रहे। भारत की तलाश में आपने देखा था कि 2 वर्ग हैं, मध्य वर्ग और ग्रामीण वर्ग। आधुनिकता चाहने वाला है मध्य वर्ग, सभ्यता और प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षक है ग्रामीण वर्ग। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं तलाश के दूसरे भाग में नेहरू जी क्या कह रहे हैं। हेडिंग है, शीर्षक है भारत माता। नेहरू जी कहते हैं कि जब भी मैं किसी सभा में जाकर लोगों को यह बताता कि भारत के नाम पर भारत प्राचीन संस्कृत का नाम है, यद्यपि शहरों में रहने वाले लोग तो आधुनिक होने के कारण छोटी सोच रखते थे, इसीलिए वे सभाओं में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, परंतु गांव की जनता उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक एक ही तरह की समस्याएं महसूस करती थी और उनकी समस्याएं क्या थी?
गरीबी, कर्ज यानी उधार, लोगों में भरा हुआ स्वार्थ, मतलबीपना, सताने वाले जमींदार और महाजन लोग, भारी लगान और कर वसूल करने वाला अंग्रेजी शासन और पुलिस के अत्याचार। उन्हें सांत्वना देने के लिए नेहरू जी कहते हैं कि मैं उन्हें समझाता था कि हम सब विराट विश्व का एक हिस्सा हैं और उसमें रहने वाले अनेकों प्राणी हमसे भी कहीं ज्यादा दुखी हैं। बड़ा अच्छा एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो वही कह रहे हैं, नेहरू जी समझाते थे उन लोगों को, किसानों को जो बहुत दुखी हैं, कहते हैं कि हम विराट का विश्व का हिस्सा हैं और विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं। इसके पश्चात मैं उन्हें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों को, उपनिषद, पुराण आदि की कहानियों को और हमारे पूर्वजों द्वारा सुनाई गई कहानियों को बताता और भारत के धार्मिक परंपरा के महत्व को समझाकर उनका हौसला बढ़ाता, उनके अंदर हिम्मत पैदा करता। आगे नेहरू जी कहते हैं, कभी कभी सभाओं में जाने पर लोग मेरा स्वागत करते हुए जोर जोर से कहते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं उनसे पूछ बैठता कि भारत माता की जय से तुम्हारा क्या मतलब है भाई, आप लोग क्यों करते हो भारत माता की जय? इस मनोरंजक और हैरान कर देने वाले प्रश्न को सुनकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगते और सोचते कि हम इस प्रश्न का अब क्या उत्तर दें। कोई कहता भारत माता हमारी धरती है, कोई कहता भारत की प्यारी मिट्टी भारत माता है। मैं फिर पूछता कि यह धरती या मिट्टी कहाँ की है? क्या तुम्हारे देश की, गांव की, राज्य की, कहाँ की? क्या यह हमारे गांव की, जिले की या किसी राज्य की मिट्टी है? इस प्रकार प्रश्न और उत्तर चलते रहते और अंत में मैं ही उन्हें बता देता कि भारत माता वह सब कुछ है जो कुछ भी उन्होंने सोच रखा है। भारत के पहाड़, नदियां, जंगल, खेत आदि सभी भारत माता हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भारत की जनता। यही भारत माता का मस्तक ऊंचा करती है। इसीलिए भारत माता की जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। जनार्दन कहते हैं जनता का उद्धार करने वाला ईश्वर। तो जनता रूपी ईश्वर की जय। हम सब भारत माता का हिस्सा हैं और यह बात जब सबको समझ आ जाती तो उनकी आंखों में एक दिव्य चमक पैदा हो जाती और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता कि जैसे उन्हें कोई महान उन्होंने खोज कर ली है, कोई नई बात उनको पता चल गई है, क्योंकि वो खुद अब गर्व अनुभव करते थे कि मैं भी भारत का एक हिस्सा हूं, अंग हूं, मैं भी भारत माता हूं। तो अगला शीर्षक है भारत की विविधता और एकता। नेहरू जी लिखते हैं कि भारत की विविधता बड़ी ही अद्भुत और साफ साफ देखी जा सकती थी। वैरायटी थी भारत में, तरह तरह के लोग थे। यह विविधता अर्थात ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारे अंदर विशेषताएं थी वो शारीरिक आदतों में, मानसिक आदतों में और अनेक विशेषताओं में होने के कारण विचित्र ही थी हमारी विविधता। इसका उदाहरण देते हुए नेहरू जी बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी इलाके से लेकर और दक्षिण तक हम जहां भी नजर दौड़ाएं सबके अंदर भारतीयता की छाप थी। उत्तर पश्चिमी का उन्होंने उदाहरण दिया एक पठान का उदाहरण दिया और कहा कि पठान को ले लो और सुदूर दक्षिण में रहने वाले किसी तमिल को ले लो। ये दोनों हालांकि बिल्कुल अलग अलग हैं, फिर भी इन दोनों के अंदर कुछ समान सूत्र मतलब धागे, समान तंतु तत्व अवश्य रहते हैं। पठान और तमिल, इन दोनों के चेहरे, शारीरिक रूप रंग, इनका खान पान और इनकी भाषा एक दूसरे से अलग होती है, जरूर होती है। क्योंकि पठान तो कैसे बोलेगा, ओ बच्चा क्या करता है बच्चा, हाँ, और तमिल क्या बोलेगा, सब इल्ला। तो अब इन दोनों की बोली में, पहनावे में, खान पान में सब अंतर है, लेकिन फिर भी तो कह रहे हैं नेहरू जी इन सब में भारतीयता की छाप एक समान है। पठानों के रीति रिवाज मध्य एशिया, कश्मीर और हिमालय की याद दिलाते हैं। तो पठानों के लोक प्रचलित जो नृत्य हैं वो रूस देश की कोज़क
नृत्य शैली से मिलते जुलते हैं, फिर भी पठानों पर भारत की छाप वैसी ही दिखाई पड़ती है जैसे तमिल लोगों पर, क्योंकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी तुर्क एवं अन्य जातियां इस्लाम के आने से पहले बौद्ध धर्म को ही मानती थी, और यह बौद्ध धर्म को मानने से पहले ये सभी हिंदू धर्म को मानने वाली थी। अगला हिस्सा बताते हैं इसमें 2000 वर्ष पहले प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय, उनमें भी मध्य एशिया के अनेक भागों से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे, और उन लोगों की मानसिकता आज भी बदल नहीं पाई है। आज भी तक्षशिला और नालंदा को वो पूरा आदर देते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि पठान और तमिल के साथ साथ भारत के बाकी हिस्से में रहने वाले लोग अलग अलग पहचान होने के बावजूद, अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रहन सहन और पहनावा होने के बावजूद, अलग अलग गुण दोष होने के बावजूद नैतिक रूप से और मानसिक रूप से एक समान हैं। उनमें चाहे कोई बंगाली हो, कोई मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, आंध्री हो, उड़िया हो, असमी हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, कश्मीरी हो या फिर कोई राजपूत हो, इन सब में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की छाप बसी हुई है। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मन मंदिर में एकता का देवता, एक रहने का एकता का देवता विराजमान रहा है। इसी कारण से बाहरी तत्वों के बारंबार प्रहार करने पर भी भारतीयों ने अपने विश्वासों, अपने रीति रिवाजों के प्रति सहिष्णुता का पालन किया, और भारतीय विविधता को मान्यता ही नहीं देते बल्कि उन्होंने प्रोत्साहन, विविधता को बढ़ावा भी दिया। हर एक की सभ्यता को, हम किसी दूसरे के घर जाते हैं तो उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को हम भी अपनाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। यही है भारत की विशेषता। अब और आगे बढ़ते हैं इसी हेडिंग में। भारतीय धर्म और संस्कृति इतनी मनमोहक है, मन को मोह लेती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाने पर अपने आप को अजनबी और परदेसी महसूस करता है, जबकि दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आने पर अपने आप को भारतीय ही महसूस करने लगता है, क्योंकि हम सबको अपना बनाना जानते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों में आज भी भारतीय छाप इस तरह से समाई होती है कि हिंदुस्तानी ईसाई को हिंदुस्तानी ही माना जाता है, चाहे वो ईसाइयों की कितनी बड़ी सभा में चला जाए। इसी प्रकार हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी दूसरे इस्लामिक देश में जाने पर इस्लाम धर्म का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। और यही है राष्ट्रीयतावाद। हम कहीं पर भी रहें, हम कहीं भी जाएं, हमारे माथे पर, हमारे मुंह पर और हमारे व्यवहार में भारतीय संस्कृति की छाप झलकती है, और यही है राष्ट्रीयता। नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे भारत की छवि इतनी सुंदर है कि इसमें दूर दूर तक फैले हुए मैदान हैं, और उन मैदानी इलाकों में बसे हुए अनगिनत छोटे छोटे गांव हैं, अनेकों शहर और कस्बे हैं, और यहाँ की बारिश में तो जैसे जादुई ताकत है जो गर्मी में झुलसी हुई नदी को हरा भरा, लहराता लहराता हुआ सुंदर और फसलों को लहराती हुई बना देता है। यहाँ की विशाल नदियां और वहां का बहता हुआ जल, ठंड की चादर लपेटे हुए खैबर का दर्रा मन में अनोखा आनंद अनुभव करवा देता है। यहाँ पर कहीं तो हिमालय बर्फ की टोपी पहने हुए, तो कहीं वसंत ऋतु में नए फूलों से लदी हुई कश्मीरी पहाड़ियां हैं, तो कहीं कल कल खल खल आवाज करता हुआ झरना है। इस प्रकार भारत इतना सुंदर है, ये मेरा भारत इतना सुंदर है कि इसकी तस्वीर हम जैसे चाहें वैसे अपने मन मंदिर में बना सकते हैं। आगे आप देखेंगे जन संस्कृति, लोगों के अंदर वो संस्कृति किस रूप में बसी हुई है, ये बता रहे हैं नेहरू जी। भारतीयों के रक्त में संस्कृति इस तरह से समाई हुई थी कि उनका जीवन एक नाटक की तरह दिखाई देता था। नाटक कैसे? हम कहते रहे यार तुम तो बहुत दुखी हो, फिर भी मुस्कुराते रहते हो, खुश रहते हो। ये है नाटक। दुख को वो आगे आने नहीं देते थे। उनका जीवन एक नाटक की तरह दिखाई देता था। वे जीवन में कितने भी दुखी क्यों ना हो, परंतु वे घबराते नहीं थे,
क्योंकि भारतीयों की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में, उनकी वास्तविकता में रामायण, महाभारत, दर्शन, परंपरा, इतिहास और पुरानी कथाओं का मिश्रण हो रखा था, मेल हो रखा था। चाहे रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हो, या फिर किसी भी प्रकार की विषम विपरीत परिस्थिति हो, प्रत्येक घटना या समस्या का निदान करने के लिए पूरी तरह से कोई अशिक्षित व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी भारतीय धर्मशास्त्रों और ग्रंथों के सैकड़ों, सौ पद, लाइनें और उनका प्रसंग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता था। कोई दुखी होता तो उसको समझाते थे, अरे तेरा भी दुख कोई दुख है, देखो सीता ने कितना दुख सहा, कितने दिनों तक वनवास झेला, उसके बाद पति से भी विरह हो गया। तो ऐसे उदाहरण सबकी जुबान पर छाए रहते थे। जैसे यहाँ पर भी एक उपदेश है, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, श्याम चरणों की चाकरी यूं ही नसीब नहीं होती। अरे जिस पे होती है कृष्ण कृपा, जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती। ये भी एक शिक्षा है। तो यहाँ बता रहे हैं, कहते हैं कि लोगों को नैतिक उपदेश दिया करते थे। एक अनपढ़ किसान के मन में भी पुरानी लोक कथाएं, परंपराएं और महाकाव्य के नायक नायिकाओं की तस्वीर तो छाई रहती थी। राम, कृष्ण, राधा और सत्यवती और बहुत सारे ऐसे देवी देवता और उदाहरण, दानी, बलि, ऐसे बहुत सारे लोगों की छवि उनके दिमाग में रहती थी। परंतु इतिहास उनके मन मंदिर में उतना आदर नहीं पाता था। उन्हें इतिहास की ज्यादा चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी अपनी संस्कृति की। गांव के लोग जिनके चेहरों पर संवेदना रहती थी, शरीर में प्रचुर ताकत रहती थी, खूब बलवान बलिष्ठ रहते थे और अंग अंग में मेहनत की ऊर्जा साफ दिखाई देती थी। इसी प्रकार गांव की महिलाओं में लावण्य अर्थात वो कमनीयता, सुंदरता, वो अट्रैक्शन, विनम्रता, गरिमा और सुख दुख के प्रति संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा भी छुपा होता था जिसमें अवसाद अर्थात तनाव का भाव भरा होता था। फिर भी हैरान कर देने वाली बात यही है कि ऐसा मनोहर पुरुष और ऐसी सुंदर नारी भयानक कष्टों के बावजूद अपने आप को हालात के आगे झुकाते नहीं थे, रोते नहीं थे, बल्कि चारों ओर गरीबी और अनगिनत विपत्तियां होने पर भी, भ्रष्टाचार के कारण लगातार अभाव यानी दरिद्रता और असुरक्षा की स्थिति होने पर भी वे घबराते नहीं थे और बल्कि हर परिस्थिति को बड़े ही समर्पित भाव से स्वीकार करते थे, अपनी विनम्रता और अच्छाई का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। यह अच्छाई उनके मन में भारत की सांस्कृतिक विरासत के कारण जन्मी थी। यह वही विरासत थी जिसके कारण उन्हें कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल समस्या और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य कभी भी पराजित नहीं कर पाया था। अब इसके हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। आपने पढ़ा इस पूरे पाठ में भारत का नाम भरत के नाम पर रखा गया। यह भारत का प्राचीन संस्कृत नाम है। आपने देखा उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक गांव की जनता की समस्याएं एक सी थी और वो क्या थी? कर्ज यानी उधार, स्वार्थ, सताने वाले जमींदार और महाजन, भारी लगान और कर वसूलने वाला अंग्रेजी शासन और एवं पुलिस के अत्याचार। और आपने देखा रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण आदि धर्म ग्रंथ लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत थे। वे अपने जीवन में किसी भी समस्या से राहत पाने के लिए धर्म ग्रंथों में दिए हुए उपदेश को अपना लेते थे। आपने देखा था भारत माता से अभिप्राय है भारत के पहाड़, नदियां, जंगल, खेत आदि सभी कुछ। भारत माता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भारत की जनता, क्योंकि यही भारत माता का मस्तक ऊंचा करती है, ऊंचा रखती है। भारत माता की जय कहने से जनता जनार्दन की जय होती है। यह मैं नेहरू जी ने समझाया था। दूर दूर रहने वाले सभी लोगों पर एक समान दिखने वाली भारतीयता वो भारतीय संस्कृति की देन है। हमारे अंदर अगर भारतीयता है तो इसीलिए है क्योंकि हमें भारतीय संस्कृति हमारे पूर्वजों के कारण समाई हुई है। भारतीय सौंदर्य व सुषमा का जादुई प्रभाव हिमालय, कश्मीर और नदियों आदि के जल में साफ साफ दिखता है।
अनपढ़ एवं ग्रामीण वर्ग के लोग बात बात पर धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर एक दूसरे को सांत्वना अर्थात तसल्ली दिया करते थे। इस कारण से उनमें बसी भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के कारण मनुष्य दुख संकट का डटकर सामना करने में समर्थ बनता है। अब देखते हैं इसका प्रवाह चित्र, जिसमें आप अलग अलग शीर्षकों में क्या क्या पढ़ा उसको जरा सा संक्षेप में पढ़ पाएंगे। भारत माता में आपने पढ़ा, भरत के नाम पर भारत का नाम पढ़ा, समस्याएं सबकी एक समान है, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण। भारत माता का मतलब है जनता जनार्दन, और भारत माता में पहाड़ नदियां जंगल खेत आदि सभी कुछ जो भी हम सोच सके वो सब आते हैं भारत माता में। भारत की विविधता और एकता में आपने पढ़ा, पठान और तमिल का उदाहरण दिया, दोनों दूर दूर है, अलग अलग है, फिर भी एक जैसी भारतीयता की छाप है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक दोनों अलग अलग, फिर भी एक जैसा। विदेशियों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा, हम पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव तब नहीं पड़ा था, अब पढ़ने लगा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जबकि भारतीयों पर विदेशी संस्कृति का अभाव था। जन संस्कृति में आपने पढ़ा, नाटक की तरह लोग जीवन जीते थे, दुख से राहत का उपाय धर्म ग्रंथों की कहानियां हुआ करती थी, निरक्षर भी धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते थे, दुख में भी खुश रहने वाले थे लोग। तो इस पाठ को पढ़कर हमने क्या शिक्षा ली? हम कभी भी दुखी हों तो हम दुख को अनुभव नहीं होने देंगे और अपने आप को हमेशा खुश रखेंगे, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। दुख में कभी भी दुखी हम नहीं होंगे। धन्यवाद।